जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टेटमेंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन का बिहार दरोगा का सेट देखेंगे, जो इसमें आपका कंप्लीट जीके एंड जीएस का क्वेश्चन होगा। इसमें हम अभी करंट अफेयर और मैथ का क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हैं। यदि वैकेंसी आ जाता है बिहार दरोगा को तो टेस्ट में 10 क्वेश्चन करंट का और 5 क्वेश्चन जो देखेंगे ये आपका मैथ का इंक्लूड कर देंगे, जिससे कंप्लीट पैकेज आपका एक क्वेश्चन का बिहार दरोगा का सेट हो जाएगा। तो हम इसमें सिर्फ जीके और जीएस का इंक्लूड किए हुए हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका पीडीएफ हम जो टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं वहाँ जाइए और सबसे पहले आप 100 क्वेश्चन का टेस्ट दीजिए और देखिए इसमें और कितना सही हो रहा है। यहाँ आके आप इसको मिला सकते हैं। तो चलिए हम आज का क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सा है। तो ये देखेंगे क्रोमियम धातु का इसमें प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयुक्त विभिन्न धातु और उनके प्रतिशत देखेंगे तो इसमें आपका लोहा का प्रतिशत जो हो जाता है वो आपका 89% हो जाते हैं। क्रोमियम का प्रतिशत इसमें देखेंगे तो 10% क्रोमियम हो जाता है। मैग्नीज देखेंगे तो आपका 0.35 जो होता है ये हो जाता है मैग्नीज का प्रतिशत, और कठोरता के लिए जो कार्बन मिलाया जाता है उसमें वो आपका 0.25%। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्रोमियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। तो पेड़ की आयु का जो पता लगाया जाता है उसके आधार पर बलय की संख्या को गणना करके पेड़ का आयु का पता लगा सकते हैं। पेड़ की आयु का पता उसके आधार व बलियों की संख्या की गणना करने की जाती है। वर्षा ऋतु में पेड़ की वृद्धि तेजी से होती है, परंतु देखेंगे तो शरद काल में ये मंद हो जाती है। मौसम की नियमित क्रमागत से बलय की रचना होती रहती है, अतः यह पेड़ की आयु के आकलन में उपयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति घोषित की थी। ये जो नीति थी घोषित आपका 2004 में किया था, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड का भार जो होता है, किसी पिंड का भार जो ध्रुव पर सर्वाधिक होता है हम ये जानते हैं, और विषुवत रेखा पर जो होगा, विषुवत रेखा पर यह आपका कम हो जाता है। किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक तथा भूमध्य पर रेखा पर न्यूनतम हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का मान ध्रुव पर सर्वाधिक तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। पिंड का द्रव्यमान स्वतंत्र एक समान रहता है, अतः भार W का मान G पर निर्भर करता है। इसीलिए देखेंगे तो W बराबर mg होता है। ठीक है, W बराबर क्या होगा, mg होगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। तो ये आपका कब होगा, तो ये आपका 22 जून को होगा। 22 जून को छाया सबसे छोटी होती है। 21 जून को सूर्य जो सीधे पृथ्वी पर अपनी किरणें आपतित करती है, जिससे आपतन कोण 90 डिग्री का बनता है। प्रकाश के परावर्तन के नियमों के अनुसार आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इस प्रकार किरणें 90 डिग्री से आपतित होती है और 90 डिग्री पर ही परावर्तित होती है। तो एक समय ऐसा होगा जब छाया शून्य के सन्निकट या शून्य के नज़दीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीएनए फिंगरप्रिंट केंद्र स्थित है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट केंद्र जो स्थित है ये आपका हैदराबाद में है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, वायुमंडल में ओजोन परत है। तो वायुमंडल में जो ओजोन परत है इसका काम क्या होता है, परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करना। तो ये यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। अब ओजोन परत की बात आया तो ओजोन परत की बात करेंगे तो ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है, ओजोन परत समताप मंडल, समताप मंडल में एक लेयर पाया जाता है, उसे ही हम ओजोन परत कहते हैं। जो पराबैंगनी किरणें आती है हानिकारक, उसको ये एब्जॉर्ब करता है। अब इसमें देखेंगे तो एक आएगा समताप मंडल है, तो इससे याद रखेंगे ओजोन दिवस बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है ये आपको 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन परत को जो क्षय करता है ये करता है क्लोरो
फ्लोरोकार्बन। फ्लोरोकार्बन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये आपको देखेंगे तो रेफ्रिजरेटर से निकलता है, जो कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये ओजोन परत को जो नाश करता है या विनाश करता है, जो भी कहें ये करता है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? तो उत्तर भारत में जो एक शासन नहीं किया है वो आपको चालुक्य वंश होगा। यहाँ पे ए चालुक्य का समान दक्षिण भारत में था, जिसे वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और बेंगी के चालुक्य के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट आता है देखेंगे गुप्त वंश। तो गुप्त वंश को जानते हैं, श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना किया गया था। मौर्य वंश देखेंगे तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आता है नॉर्मल क्वेश्चन, ट्रांसफर प्रयुक्त होते हैं। तो ट्रांसफर प्रयुक्त जो होता है वो आपको एसी वोल्टेज को उपापचय और अपचय करने में किया जाता है। यानी ट्रांसफर जो होगा ये आपका एसी वोल्टेज में देखेंगे तो वोल्टेज को अप करने में और डाउन करने में ये वोल्टेज का काम होता है, ये ट्रांसफर का काम होता है। तो इस तरह से ये याद रखिएगा, ऊपर जो जाता है उसे कहते हैं स्टेप अप और नीचे जो करता है उसके कहते हैं स्टेप डाउन। तो ये चीज़ याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि कथन और कारण के लिए दिया गया है। इसमें देखेंगे संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। तो ये जानते हैं जो एस आकार के अटलांटिक है उसके ये उत्तरी भाग जो है ये सबसे व्यापारिक के लिए व्यस्त मार्ग है। वह संसार के 2 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ता है। तो ये भी सही है, ये संसार के 2 औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ता है। तो ये कौन कौन प्रदेश को जोड़ता है तो देखिएगा, तो यहाँ पे जा जाता है उत्तरी अमेरिका और ये जो हो जाता है यहाँ पे जो आता है यूरोप आता है। तो इस दोनों एरिया को जोड़ता है, तो इसीलिए यहीं से जो है व्यापारिक मार्ग होता है। तो इसीलिए ये है, तो यानी इसका आंसर दोनों भी सही हो जाएगा। और देखिएगा तो ये इसका व्याख्या भी करता है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूर्य ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो सूर्य ऊर्जा में आप जानते हैं हाइड्रोजन की मात्रा पाया जाता है, और हाइड्रोजन जहाँ होगा वहाँ क्या होगा, संलयन होगा। संलयन होगा यानी 2 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम का निर्माण करता है। हीलियम का निर्माण करता है और उसमें ढेर सारा ऊर्जा जो है ये मुक्त करता है, और ये आपको संलयन के विधि से द्वारा करता है। तो यहाँ पे इसका याद रखिएगा, नाभ के संलयन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अभिसालु धातु प्रदूषक है। तो इसमें से जो है धातु कौन सी है देखिएगा, तो इसके लिए हो जाएगा लेड हो जाएगा। जब भी हम गाड़ी के धुआं देखिएगा चेक करवाते हैं, पेट्रोल पंप पे कहीं कहीं चेक होता है, तो वहाँ पे ये शीशा, इसे हिंदी में शीशा कहते हैं, ठीक है। शीशा को ही चेक करता है जिस धुआं में शीशा की मात्रा कितनी है। पेट्रोल और डीजल जैसी ईंधन की सहायता से चलने वाले वाहनों के प्रदूषण तत्व निर्गत होते हैं। इसमें जो है लेड प्रमुख प्रदूषक तत्व होते हैं। इसके आंख एवं फेफड़े प्रभावित होती है और मनुष्य के रोगग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है। और पूछे जो गाड़ी के धुआं से कौन सा गैस जो निकलता है, ये याद रखेगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आपको गाड़ी के धुआं से निकलता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए दिया गया है। तो उच्च वेग जो होता है, तो उच्च वेग का जो मात्रक होता है या उच्च वेग हम मापते हैं वो मैक संख्या से उच्च वेग को मापा जाता है। तरंग दैर्घ्य जो होता है ये आपका एंगस्ट्रम होता है। दबाव को हम पास्कल यूनिट होता है, और ऊर्जा का यूनिट जूल होता है। पास्कल नहीं रहे तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी रहेगा कहीं कहीं, तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से 1 और 2 3 4 इसका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। तो ये आपकी किसकी सांद्रता के कारण बढ़ रही है, तो ये देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। भूमंडलीय ऊष्मा की आशंका कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से होती है। वातावरण में इसकी उपस्थिति से जलवायु उष्ण हो जाती है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात कोयला, तेल एवं गैस के ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत बनने से वायुमंडल में इस गैस का सांद्रता 25% तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका बढ़ता है। तो इसमें देखिए भार जो है ना ये बढ़ता चेंज होता है। भार को जाएंगे तो इसमें परिवर्तन होगा। भार क्या है, यहाँ पे पृथ्वी के हो जाता है चंद्रमा पर जाके 1/6 हो जाता है, यानी यहाँ पे जितना रहेगा उसका 1/6 हो जाता है, तो भार उसका घट जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, द्रव्यमान यदि कहीं भी ले जाएगा तो मास यानी द्रव्यमान जो है कहीं चेंज नहीं होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गर्म करने से
विस्तारण होता है। तो किसको गर्म करेंगे तो विस्तारण होगा, तो पदार्थ का घनत्व जो है ये आपका घट जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है देखेंगे तो सी हो जाएगा। गर्म करने से विसरण घनत्व को घटा देता है और गर्म करने पर आयतन में जो है वृद्धि हो जाता है। विसरण क्या होगा, घट जाएगा, और आयतन क्या है, बढ़ जाएगा किसके, गर्म करने से। नेक्स्ट आता है प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होता है ये आपका प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तन करता है। अब देखिएगा इन्वर्टर जो आता है, इन्वर्टर क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये चीज़ याद रखिएगा। रेक्टिफायर को बता ही दिए, जो प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में चेंज करता है। उसके बाद देखेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम होता है प्रत्यावर्ती धारा को कम या ज़्यादा करना है, इसे बताए थे ऊपर। स्टेप डाउन और स्टेप अप जो होता है ये ट्रांसफार्मर के लिए होता है, और ट्रांसमीटर जो होता है वो संप्रेषण के लिए होता है। नेक्स्ट आता है एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और उसमें रक्तदान की आवश्यकता होती है, तो किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह इसे दिया जा सकता है। तो इसे जो हम दे सकते हैं, आपका जो है ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव जो है ये सर्वदाता होता है, और कोई भी व्यक्ति का यदि हम बिना ब्लड ग्रुप जांचे उसको ब्लड चढ़ाना चाहें तो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप हम उसको दे सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की जो है किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन एवं विशिष्टीकरण की क्षमता है, और जो गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, इसे स्टीम कोशिका कहा जाता है। देखिएगा कथन काटने वाला ये क्वेश्चन फिर आ गया। पुनर्जन्म नहीं है, आत्मा की सत्ता नहीं है, ये बौद्ध दर्शन के बारे में कहा गया है। तो बौद्ध दर्शन के बारे में इसमें देखेंगे तो ये है जो पुनर्जन्म नहीं है, तो यहाँ पे पुनर्जन्म की बात इसमें नहीं कही गई है जो ये बौद्ध धर्म का। तो यहाँ पे इसका आंसर ये सही है, आत्मा की सत्ता नहीं है। नहीं, आत्मा के जो है जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म दोनों ही माना है, तो इस तरह से ये गलत हो गया और ये सही हो गया। यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ को निर्धारित करता है, मनुष्य जो है उसमें क्या है, असमर्थ है। तो ये आजीवक संप्रदाय के द्वारा किया गया था, और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, ये आपका मखली गौसाल जो है, मखली गौसाल ये आपका आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक थे। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक देखेंगे तो ये आपका ज्योतिबा फूले थे। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो ये सबसे पहले जो किया गया था ये आपको भारत में ही किया गया था। वस्त्र के लिए कपास का वर्तमान जो है भारत के सिंधु सभ्यता जो कि 2350 से 1750 बीसी के निवासियों द्वारा किया गया था। यूरोपीय लोगों भारत के लिए जो है ये इस कपास के लिए सिंडन याद रखिएगा, सिंडन शब्द का प्रयोग किया है। अब आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए। तो एक तरफ व्याख्यात व्यक्ति दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित जो क्या चीज उनमें विशिष्ट लक्षण है वो बढ़े। तो देखेंगे पहला आता है लच्छू महाराज। लच्छू महाराज जो थे कथन से कथक होगा, यहाँ पे कथन लिख दिया है, कथक होगा, ठीक है, कथक से संबंधित है। वहीं देखेंगे फयाज खान जो थे ये आपका ध्रुपद से थे, ध्रुपद गायन के उसे फयाज खान भी कहा जाता है। उसके बाद आता है सिंधेश्वरी देवी जो है ये आपका ठुमरी से थी। और नेक्स्ट आता है तलत महमूद, ये आपका गजल से था। तो इस तरह से देखेंगे तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कथन करने वाला दिया है उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी। तो उपनिषद के प्रति जो है नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, ये सही है। उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी, जो है यहाँ पे ये आपका गलत है। नेहरू की उपनिषदों के प्रति श्रद्धा रखते थे, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया क्योंकि श्रद्धा रखते थे। उपनिषद दार्शनिक पक्ष का संपोषण करते थे और दर्शन सभी विज्ञान की विज्ञान थी। फिलोसफी इज द जो है साइंस ऑफ ए साइंसनेस, अतः नेहरू के दार्शनिक एवं वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति थे। तो इस तरह से देखेंगे तो दोनों सही हो जाएगा, लेकिन ये आपकी व्याख्या नहीं करेगा, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट कहता है अष्टाध्यायी के लेखक कौन था। तो अष्टाध्यायी का लेखक जो था ये आपको पाणिनि था, और पाणिनि अष्टाध्यायी एक तरह का व्याकरण का बुक था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तृतीय संगम हुआ था। तो देखिए 3 संगम हुआ था, तो तृतीय संगम कहाँ हुआ था, ये आपका मदुरै में तृतीय संगम हुआ था। नेक्स्ट आता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है। तो विशिष्ट रूप से इसमें कौन सा विमुक्त है, तो यहाँ पे बी दिया है। आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारण को उन्हें देना होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है। तो इसमें से एक विभाग जो नहीं है ये बताना है। तो इसका आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, तकनीक शिक्षा विभाग हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वित्त आयोग राष्ट्रपति को जो है संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। तो ये किस मुख्य रूप से संबंधित है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ए और डी दोनों आंसर है, यानी राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से और राज्य एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो ये आपका कानून कैसे बना सकती है, तो यहाँ पर देखेंगे तो अनुच्छेद 253 में प्रावधानिक व्यवस्था के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि करार या अन्य निकाय के लिए गए किसी विनिश्चित के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। इसके लिए राज्य की सहमति कोई पूर्ण शर्त नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, बिना राज्य के सहमति से। नेक्स्ट आता है लोकसभा विचारार्थ भेजने गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इसके इतने समय तक रोक सकती है। तो कितने दिन तक रोक सकती है, तो ये देखेंगे तो आपका 14 दिन तक। वित्त विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद उसे संस्तुति के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा को वित्त विधेयक के बारे में केवल सिफारिश अधिकार प्राप्त है। यह लोकसभा पर निर्भर करता है कि वह राज्यसभा को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। राज्यसभा जो है 14 दिन के भीतर अपनी राय भेज देना आवश्यक होता है, अन्यथा उसे पारित समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से किनके द्वारा किया गया था। ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। ये एक तरह के अस्थाई थे, ठीक है, जो कि आप याद रखेंगे। और अस्थाई जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई। नेक्स्ट आता है 34 नंबर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अधिकार तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होनी चाहिए। तो कम से कम कितनी सदस्य होनी चाहिए, तो ये आपका कम से कम जो है कम से कम 60 सदस्य होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है। तो वित्तीय आपातकाल आज तक एक बार भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद देखेंगे आर्टिकल 360 में जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है, जिसका अभी तक एक बार जो है लागू नहीं हुआ है। 3 आपातकाल हमारे संविधान में है। जो पहला देखेंगे तो एक होता है राष्ट्रीय आपात देखेंगे तो ये आपका 352 में है। दूसरा आता है राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगता है वो आपका 356 में है। और चौथा जो आता है वित्तीय आपात ये आपका 360 में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है ये आपका विश्वास प्रस्ताव जो है इनके द्वारा रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो भारत की संचित निधि पर वो भारित नहीं है, वो है भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते।
ये आपका संचित निधि पर भारित नहीं है। ठीक है, भारत की संचित निधि से भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते तथा लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। अतः इसका जो है आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, संसद द्वारा संकटकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो ये देखेंगे आपका 1 माह के लिए, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो ये जो अधिकार दिया गया है आप देखेंगे तो राष्ट्रपति को, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 40 नंबर क्वेश्चन, श्रम गहन उद्योग वह है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे कठिन मानव श्रम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कथन कार्य का क्वेश्चन दिया है, ये पढ़िएगा। कथन का विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखेंगे विकास की ऊंची दर के साथ शिक्षक बेरोजगारी जो है ये आपका बढ़ती है। देखिए शिक्षक का शिक्षित बेरोजगारी यदि विकास होगा तब इसलिए बच्चे पढ़ेंगे और उसका जो है बेरोजगारी जो है बढ़ने की आशंका रहेगी। दूसरा जो देखेंगे, यह तब ही तो होता है जब व्यवसायिक शिक्षा की कमी होती है। यहाँ ये भी सही है और इसकी व्याख्या भी करती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोयाबीन के नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। तो इसमें कौन सा जिम्मेदारी ये क्वेश्चन छूट गया है। धान की खेती से निकलने वाले गैस जो होता है, ये आप धान की खेती से जो गैस निकलता है ये मिथेल निकलता है। कभी कभी आता है जो गाय भी जुगाली करता है उसमें कौन सा गैस निकलता है, तो ये आपका मीथेन गैस निकलता है। अब देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन, सोयाबीन के नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो जिम्मेदार बैक्टीरिया जो होता है ये देखेंगे तो राइजोबियम जैपोनिकम, यानी यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राइजोबियम लेपुमिनोसेरम जो है ये आपका देखेंगे तो ये आपका मटर, खेसारी, दलहन वाले जो है पौधे उसमें रहता है। इसलिए राइजोबियम जो है जोपोनिकम ये तो देख ही लिए सोयाबीन के लिए होता है। नेक्स्ट है राइजोबियम फेजियोला, राइजोबियम फेजियोला जो हो जाएगा ये हो जाएगा सेम के लिए। ठीक है, सेम के लिए हो जाएगा राइजोबियम फेजियोला। और दूसरा जो आता है वो है राइजोबियम ट्राइफोलाई, ये आपका हो जाएगा कलोवर के लिए। इस तरह से ये देख लिए। नेक्स्ट आता है फसल लौगिक विधि है। फसल लौगिक एक तरह से देखेंगे तो ये आपका फसलोत्पादन के लिए पोषण तत्व की आवश्यकता जानने के लिए पौधे विश्लेषण है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। हम हल्दी उसके जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो ये हल्दी होता है ये आपका तना से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा, देखिए कंद याद रखिए, कंद एक होता है, कंद जो है कंद में आएगा आलू जो है आलू आएगा, प्रकंद में आएगा अदरक, हल्दी, कुमुदनी, ये घन कंद आएगा उसमें आएगा बड़ा, धुइया और जिमी कंद। वहीं सालकंद देखेंगे उसमें सालकंद में कौन कौन आता है, जो खुलचा वाला होगा जैसे प्याज, लहसुन और लीली हो जाएगा, ये सालकंद हो जाएगा। तो इस तरह के आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुक्त जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में जो प्रयोग होता है यह आपका धान होता है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति जानते हैं दूध से जो है ये संबंधित है और ये बी कुरियन के द्वारा जो है दिया गया था। तो ये आपका वर्जिन कुरियन हो जाएगा। ऐसे स्वामीनाथन को आप जानते हैं भारत में हरित क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी जगह की स्थानीय समय 6:05 है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम्स GMT 3 प्राप्त है, तो उस जगह का देशांतर रेखा क्या होगा? तो उस तरह का देशांतर रेखा निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 45 डिग्री होगा। हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर कितना हो जाता है? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो जाता है। मिनट हो जाता है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अब इससे कैलकुलेट करके जो आप अपना निकाल सकते हैं जो कितने घंटे का समय लगा और उसमें 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें से एक सुमेलित है और 3 जो है सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे आता है 39 का है ये आपका पानागुंडी, ये आपका जो है तमिलनाडु दिया हुआ है, तो ये आपका यहाँ पे सही है। वहीं देखेंगे तो हल्दिया आपका कहाँ है? हल्दिया आपका कोलकाता में। ठीक है,
कोलकाता में हल्दिया है। जामनगर देखेंगे तो जामनगर कहाँ आएगा, जामनगर आ जाएगा गुजरात में, जामनगर हो जाएगा। और नुमालीगढ़ देखेंगे तो ये आपका असम में जो है असम में नुमालीगढ़ हो जाएगा। तो ये हो गया तीनों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन एस्चुरी बनाती है। तो हम बार बार बताते आते हैं, जो भारत में 2 नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, इसमें एक नर्मदा और दूसरा जो हो जाएगा ताप्ती, तापी। यहाँ पे याद रखिएगा सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। तो भूकंपीय मेखला में जो नहीं आता है वो आपका कर्नाटक का पठार। नेक्स्ट आता है, 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं के संबंध में समझौता के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्यों और नदियों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें से आप देखेंगे तो कौन सा सही है, तो यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश जो कि केन और बेतवा की जोड़ने की बात कहा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित नदियां में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। तो देखिए जहाँ से दोनों नदी निकलती है तो उस दोनों का स्रोत देखेंगे तो एक होगा जो कि ब्रह्मपुत्र और सिंध हो जाएगा। यह आपका जो है चीन के क्षेत्र में जो है चीन के क्षेत्र से निकलता है ब्रह्मपुत्री और सिंधु नदी। और यहाँ पे एक नदी और याद रखिएगा, सतलज। ये भी नदी जो है उसी क्षेत्र से कैलाश पर्वत के पास से निकलता है। नेक्स्ट आता है, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था। तो नादिर के शासन के नादिर जो आक्रमण किया था उस समय में मुगल शासक जो था यह आपका मोहम्मद शाह था। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। ईरान का नेपोलियन नाम से जाने वाले विख्यात नादिर शाह ने जो है 1937 में भारत पर आक्रमण किया। उसमें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। इसे रंगीला भी कहा जाता था। किसको, मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहा जाता था। तथा 24 फरवरी 1739 ईस्वी को करनाल में मोहम्मद शाह और नादिर के बीच में युद्ध हुआ। नादिर ने दिल्ली से अपने साथ मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा जो है ये आपको ले गया था। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित को उनके शासन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हमको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये देखेंगे कब कौन था, तो देखेंगे आता है मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ का कार्यकाल जो देखेंगे ये आपका 1713 से 1720 तक रहा था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बाजीराव प्रथम। तो बाजीराव प्रथम जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1720 से 1740। उसके बाद जो आता है बाजीराव जो कि 1740 से 61 तक रहा था। उसके बाद जो आता है माधवराव, और माधवराव जो रहता है वो 1761 से जो है 72 तक रहता है। तो इस तरह से इसका आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा 3124 यानी सी नंबर। नेक्स्ट आता है, बायोगैस में मुख्यतः होती है। तो बायोगैस में कौन सी होती है, तो बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, प्रकाशित तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो प्रकाशित तंतु जो होता है ये निम्न रूप से देखेंगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। ये इससे ही देखेगा तो कहीं कहीं रहेगा मिक्स कटिकम जो होता है क्या होता है उसका भी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही काम करता है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है इसमें से नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्व जो नहीं है ये आपका 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकार में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। फॉन एक क्या है, तो फॉन हम जानते हैं स्विट्जरलैंड में फॉन जो है एक स्थानीय पवन है जो कहाँ चलती है, स्विट्जरलैंड में ये फॉन जो है पवनें चलती है। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा, ये आपका याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, मध्यकालीन भारत में मुगल शासन जो है वास्तुतः थे। तो वस्तुतः किससे थे, तो कौन सा भाषाई या कौन सा मतलब शासक का वो रहा था, तो ये आपका चत्काई तुर्क थे। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है। तो ये आपका जो है शाहाबाद से प्राप्त हुई है। तो यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे। तो कर्नाट वंश के संस्थापक नान्य देव थे। मिथिला क्षेत्र के
कर्नाट राजवंश का उदय जो है आपका लगभग जो देखेंगे तो 1097 ईस्वी में हुआ था। इस वंश का संस्थापक नान्यदेव था। 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के हाथों हरि सिंह की पराजय के साथ ही कर्नाट वंश का अंत हो गया। सम्राट हरि सिंह कर्नाट राजवंश का अंतिम शासक था। बिहार के संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुए थे? बिहार में जो संवैधानिक शासन था ये बता रहा है कब प्रारंभ हो गया था, तो सन 1937 में। बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के लिए कुल कितने स्थान निर्धारित किए गए हैं? तो ये जो स्थान निर्धारित किया गया है ये आपका 243 है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? तो ग्रेनाइट पत्थर जो पाया जाता है ये आपका जमुई, मुंगेर और बांका यानी सभी जगह पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। बिहार में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाले अभ्यारण्य कौन से हैं? तो बिहार में जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है वो आता है एक सिर्फ है वाल्मीकि नगर। नेक्स्ट आता है, बिहार का भारत में लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये आपका दूसरा स्थान है। नेक्स्ट आता है, सन 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है? तो बिहार में किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? तो ये आपका शेखपुरा में है। पटना नगर की पूर्वी सीमा पर स्थित जो है मसालामी मोहल्ला किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये जो प्रसिद्ध था आपका चुंगी के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से बुद्ध के जीवन के संबंधित नहीं था? तो इसमें से जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित एक नहीं था। तो इसमें देखेंगे तो कंथक जो था ये था, अलारकराम इनका गुरु था ये भी था, चन्ना भी था, और लेकिन मखली गौसाल जो था ये आपको आजीवक संप्रदाय से था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा, जो इससे संबंधित 4 नंबर नहीं था। अत्यंत पॉलिश किए गए एकात्मक अशोक स्तंभ को जिसे पांडु रंजित बालुकासम के एकल टुकड़ों में से तक्षित किया गया है उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? तो ये आपको कौन से खदान से निकाला गया है? तो ये मिर्जापुर के समीप चुनार जो है वहाँ से निकाला गया है। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो राजस्व सुधार को सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये चलाया गया था। अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो जो था ऐसे तो कहा जाता है जो आपको 8 सुल्तान का शासक देखा था, लेकिन अमीर खुसरो जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि भी रहे थे। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो हम जानते हैं लोधी वंश का संस्थापक जो है बहलोल लोधी है, और बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी आता है, जिसके द्वारा आगरा शहर सिकंदराबाद की स्थापना किया गया, और उसके बाद जो आता है इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी को ही पराजित करके जो है मुगल वंश का नींव कौन रखता है? बाबर के द्वारा रखा जाता है। कहाँ पे? पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? देखिए 15 अगस्त 1947 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष बना था वो कौन थे? तो ये थे आपका JB कृपलानी। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के समय आचार्य JP कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 को मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक इस पद पर रहे थे। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो इसमें से एक सही नहीं है, ये चुना है। इस देखिएगा तो इस आंदोलन की अवधि 1920 से जो 1922 तक था, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 1920 में इसको शुरू हो गया था। और जब जो चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, जब ये 5 फरवरी 1922 का इसका ये हो गया, तो महात्मा गांधी ही के द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। देखेंगे 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का इसका लक्ष्य था, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 वर्ष का जो इसका रहा गया था। इसमें बहिष्कार की योजना की गई थी, एकदम सही है। अंग्रेज के सम्मेलन को बहिष्कार किया गया था, और इसमें ही जो है सो अंग्रेज के कपड़े सबको जलाने लगे थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था जो अंग्रेज के कपड़े के जलाने को निष्ठुर बर्बादी कहा था।
M.N. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। ये गलत है क्योंकि M.N. जिन्ना जो थे ये इनको इस आंदोलन के विरोधी थे, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवारा का जैन मंदिर देखेंगे तो ये चालुक्य वंश के शासक के काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर है, इनके बारे में देखेंगे तो राष्ट्रीय कैलेंडर शक महाकल्प पर, जिसे चैत्र पहला महीना होता है, एकदम सही है क्योंकि इससे पहले ये विक्रम कैलेंडर पर आधारित था हमारा, लेकिन 1958 में, ठीक है, 1958 में जो है विक्रम संवत को हटा के शक संवत पर जो है इसको किया गया और इसका पहला महीना जो होता है ये चैत्र होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथि के स्थायी संगीत पर रखती है, ये बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विख्यात तट मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो विख्यात तट मंदिर जो देखेंगे ये आपका मामल्लपुरम में स्थित है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। विख्यात तट मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय जो था वो 700 से 788 ईस्वी तक रहे थे। मामल्लपुरम अथा महाबलीपुरम में इसका निर्माण करवाया था, किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं को रचना की है? तो ये जो किया है आपका सिकंदर लोदी के द्वारा, तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो पेशवा पद जो था उसको समाप्त जो किया गया था ये आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 ईस्वी में हुआ था। मराठों का पराजय के साथ ही पेशवा का पद इस पद में समाप्त कर दिया था। शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण किया था? तो ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आया हुआ है, बार बार रिपीटेड भी हुआ है, तो ये आपका 1627 से 1674 हो जाएगा क्योंकि देखिए 1627 में जो है शिवाजी का जन्म हुआ था और 1674 में छत्रपति का उपाधि धारण किया था, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। छत्रपति का शिवाजी का जन्म देखेंगे तो 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को कहाँ हुआ था? ये हुआ था शिव नेर के दुर्ग में इसका जो है जन्म हुआ था 1727 में। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण करके एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से एक सुमेलित नहीं है, इसको देखना है। तो देखेंगे अवध किसान सभा, तो अवध किसान सभा का गठन जो है यह आपको रामचंद्र देव के द्वारा किया गया था, तो ये याद रखिएगा बाबा रामचंद्र के द्वारा। ठीक है, तो ये बाबा रामचंद्र के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था, किसका? अवध किसान सभा का। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, तो यहाँ पर पहला ही आंसर हो गया। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक्स एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था, ये सही है। ऑल इंडिया किसान का आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया, ये भी सही है। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी M.N. राय के द्वारा किया गया, तो यहाँ पे यही सही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा क्योंकि अवध किसान सभा की स्थापना बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किसने अपना कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्यात प्रदान की है? तो ये जो प्रदान किया है ये देखेंगे तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी के जो उपन्यास था आनंद मठ जो है उसमें ही सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। ठीक है, और आनंद मठ से ही जो है जन गण मन जो राष्ट्रीय गान है ये आपका लिया गया है, किससे? आनंद मठ से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोगों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये आपका किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये आपका मदुरई क्षेत्र से संबंधित था, तो इस तरह से इसका आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर आता है, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल में क्यों बढ़ी है? तो ये जो बढ़ा है आपका ये देखेंगे तो अपवाह क्षेत्र में वन की कटाई में वृद्धि के कारण। यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपका सूखा वर्ष कहा जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित कोयला उत्पादन राज्यों का उत्पादन 2014 की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में सजाने के लिए दिया है। तो देखिए ये वाला इसको याद नहीं करना है, इसको करंट अफेयर से आप रिलेटेड कर लीजिएगा। और यदि 2022 का या 2023 का कोई भी सेंसेक्स आया होगा या इसमें बताया गया हो खनन के बारे में तो उसको आप देख लीजिएगा। इसको देखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम आंसर बता देते हैं। इसका जो होगा ए आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट आता है सुंदरबन या मैग्रोवी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो सुंदरबन जो होता है, मैग्रोवी वन जो होता है ये आपका पाया जाता है। देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मैग्रोवी वन जो होता है ये आपका सुंदरबन डेल्टा के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, डेल्टा के क्षेत्र में पाया जाता है। कुछ प्रतिशत में अंडमान निकोबार में भी ये पाया जाता है और पश्चिमी घाट में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, लेकिन डेल्टा पश्चिमी बंगाल में ये सबसे अधिक मात्रा जो सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। जैसे देखेंगे विश्व का अधिकांश न्यूज प्रिंट अखबार कागज निम्नलिखित में से किस वृक्ष से आता है। तो ये आपको कौन से वृक्ष में होता है, तो ये आपको देखेंगे तो शंकुधारी वृक्ष से होता है। कनाडा के कुल क्षेत्र के लगभग 40% क्षेत्र में शंकुधारी वनों टैगा का विस्तार है। इन शंकुधारी वनों में मुलायम लकड़ी काटी जाती है जिससे कागज, लुगदी, रेशा तैयार करते हैं। संसार में अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा जो है ये आपका प्रथम स्थान रखता है। अब देखिए 91 नंबर क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है। तो इसमें से एक सुमेलित नहीं है, इसके बारे में हमको बताना है। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में बिल्कुल सही है। मैगी नॉट फ्रांस और जर्मनी के बीच में ये भी सही है। डुरंड रेखा बांग्लादेश और भारत, यही तो यहाँ पर गलती हो गया क्योंकि ये जो होगा अफगानिस्तान के और भारत के बीच में 107 किलोमीटर का जो है सीमा बनाता है। लेकिन भारत भी आएगा ना, तो भारत कहीं कहीं यदि पाकिस्तान दे दे तो पाकिस्तान मारिएगा। ठीक है, पाकिस्तान मारिएगा क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो है जो सीमा बनाता है कौन, अफगानिस्तान और जो है भारत के बीच में। ठीक है, और हिडेनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के बीच में, ये सही है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धूरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है। तो ये जो आपको बताया गया था, तो ये देखेंगे तो मिलूटिन मिलन कोलिज के द्वारा, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है। तो इसमें से एक बताना है कौन सा सागर होगा जो आपका भूबद्ध है। तो ये अरल सागर जो होता है ये आपका ऊपर में देखेंगे तो उज्बेकिस्तान है और नीचे देखेंगे तो कजाकिस्तान है। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर जो है ये आपका अरल सागर है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा जो कि भूमिबद्ध है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर ये जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा है। तो भारतीय संविधान का जो भाग है वो आपका कौन सा है। तो ये आपका संवैधानिक उपचार के प्रति अधिकार, यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ये देखेंगे तो आपका भारतीय संविधान का आमुख जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं यार ये होगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। प्रस्तावना जो है ना भारतीय संविधान के आत्मा कहा गया है। तो यहाँ पे आमुख का मतलब भी प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना। ठीक है, ये कन्फ्यूजन हो जाता है कहीं कहीं, तो ये याद रखिएगा। तो इसको सी हो जाएगा। लेकिन हमारे पूछे जो कौन आर्टिकल के कहा गया है, तो आर्टिकल 32 का जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान का आत्मा कहा गया, किसके द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण निम्नलिखित में से कौन है। तो मूल अधिकार का जो संरक्षण होता है ये हमारा सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका होता है। भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य के स्वयं में लागू होते हैं वे है, इसमें से कौन से हैं। तो ये देखेंगे आपका अनुच्छेद 1 और आर्टिकल 370 होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसमें से बताना है कौन सी एक जो है संविधान की विशेषता नहीं है। तो ये अध्यात्मक सरकार की विशेषता जो है हमारे भारत की नहीं है, संसदात्मक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और संघात्मक सरकार की विशेषता ये हमारे भारत की है। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग जो है ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। ऑप्टिकल फाइबर से प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता के बिना जो क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रकाश तंतु क्वार्टाइल कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशों से मिलकर बना होता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। तो इस तरह से हम आपको 100 क्वेश्चन का फुल डिस्कशन करा दिए हैं। यदि आपको क्लास प्लीज़ अच्छा लगता है तो प्लीज़ जो चैनल देख रहे हैं चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को जो है लाइक कर लीजिए और अपने ग्रुप में जो है इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़ेगा इसका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।